जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित 115 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम तीसरे प्रैक्टिस सेट को हल करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टेट, सुपर टेट, बीटीसी के साथ साथ अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे होंगे। तो इसे देखना नहीं भूलेंगे और पिछला प्रैक्टिस सेट भी आप हल करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो आप जानते हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 80 प्रश्न तक हल किया था। अब उसके आगे देखते हैं 81वां प्रश्न। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? ए गुवाहाटी, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। 1-2 सेकंड का समय हम आपको देंगे ताकि आप भी अपनी तैयारी को समझ पाएं कि कितनी तैयारी आप कर चुके हैं, कौन सा आप सही उत्तर दे पा रहे हैं और कहाँ बाकी है जहाँ आपको मेहनत करना है। तो आप उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो बताइए 81वां का कौन सा सही है? जी हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है संविधान का जिसके द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? वो बताना है आपको। ए कहता है अनुच्छेद 129, बी कहता है अनुच्छेद 131, सी कहता है अनुच्छेद 143 और डी कहता है अनुच्छेद 145। सही क्या है? अनुच्छेद 131 है ना। इसी के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 143, ये गलत है, 143 है ना, 143। आगे चलते हैं 83वें प्रश्न की ओर। 83वां प्रश्न कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह और डी कहता है ये सभी। तो कौन सी स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है वो बताना है आपको। जी हाँ, ये सभी, यानी युद्ध की स्थिति में भी, बाह्य आक्रमण की स्थिति में भी, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी, यानी इन सभी स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। डी ऑप्शन सही है, ये सभी। आगे चलिए। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ए 2 बार, बी कहता है 3, सी कहता है 4 और डी कहता है 1 बार भी नहीं। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं। जी हां, भारत में अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी कहता है अनुच्छेद 368। तो सही उत्तर बताइए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ए ऑप्शन सही है। आगे चलें। चलिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था जिसके माध्यम से संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी कहता है 43वें, सी कहता है 44वें और डी कहता है 46वें। तो सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया भारतीय संविधान में। आगे देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए कहता है अनुच्छेद 355, बी कहता है अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358 और डी अनुच्छेद 362। तो अनुच्छेद 356, इसके आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना।
आगे चलिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है वो आपको बताना है। ए कहता है 5 वर्ष, बी कहता है 6 वर्ष, सी कहता है 1 वर्ष और डी कहता है 3 वर्ष। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है ना। डी ऑप्शन सही है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360 और डी कहता है संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। तो बताइए। अनुच्छेद 360 है ना, सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ए कहता है 2 माह, बी कहता है 3 माह, सी कहता है 6 माह और डी कहता है 1 वर्ष। तो सही उत्तर बताएं। 6 माह, सी ऑप्शन सही है ना। आगे देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन और डी कहता है 180 दिन। जी 2 महीने 60 दिन है ना। 60 दिन के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 92वां प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं और डी कहता है 11वीं। तो दल बदल के बारे में कानून का उल्लेख कहां पर किया गया वो बताना है आपको। बताएं। जी हाँ, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ए 18, बी 19, सी 22, डी 24। बिल्कुल सही है आप। सी ऑप्शन सही है, 22 है ना। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसे आप ध्यान से देखेंगे है ना, भाषाओं वाला। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है वो बताना है। ए कहता है दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, बी कहता है दल बदल कानून से संबंधित है, सी कहता है नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से और डी कहता है मताधिकार के लिए उम्र सीमा तय करने से। तो 52वें संविधान संशोधन का संबंध किससे वो बताना है। बताइए। 52वां संविधान संशोधन जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन सही है 94वां क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है वो बताना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है हम उसको इसमें शामिल कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखा करेंगे आप, तभी आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस नहीं होगा, परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। तो देख लीजिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बताइए। ए नगर पालिका से, बी शिक्षा के मौलिक अधिकार से, सी काम के अधिकार से और डी पंचायती राज से। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पंचायती राज से। आगे चलिए। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है वो बताना है, कई बार पूछा जा चुका है। ए कहता है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल करने से। बी कहता है निजी शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से। सी कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से और डी कहता है गोवा को राज्य का दर्जा देने से। 86वां संविधान संशोधन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसमें सही है। जो 86वां संविधान संशोधन है उसी के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया था और अनुच्छेद 21A में उसको जोड़ा गया था। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद या धारा 21A 21A है ना। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है यह बताना है आपको। ए अनुच्छेद 280,
बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 380 और डी अनुच्छेद 180। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है ना, पहला सही है। आगे चलते हैं। संविधान के प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह बात तो आप जानते हैं कि जो मूल संविधान है उसकी प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के माध्यम से। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है उसको आपको बताना है, जिसके माध्यम से पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। ए कहता है 40वां, बी कहता है 42वां, सी कहता है 44वां और डी कहता है 52वां। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन जो था उसके माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया था। दूसरा बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है वो बताना है आपको। ए कहता है संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की, बी संविधान में संशोधन करने की, सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की और डी कहता है उपरोक्त सभी की। तो सही उत्तर क्या है बताएं। अनुच्छेद 368 जो है वो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। आगे चलें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 156 और डी कहता है अनुच्छेद 270। तो बताएं। कैग की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। CAG की बात की जा रही है, कैग की बात की जा रही है। तो देखिए अनुच्छेद 148 जो है उसके अंतर्गत है ना भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है ना। तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही है। आगे चलते हैं। अगला है 101वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और डी कहता है ए एवं सी दोनों। तो देखिए योजना आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है और राष्ट्रीय विकास परिषद भी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, ए एवं सी दोनों। आगे चलिए। निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होगा योजना आयोग अब खत्म हो चुका है, नीति आयोग बन चुका है ना। तो इसलिए यह प्रश्न ही अप्रासंगिक नहीं है। आगे चलें। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जी हाँ, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ए 31 जनवरी 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 15 अगस्त 1950 और डी 25 दिसंबर 1950। प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया वो बताना है आपको। तो बताएं। 15 मार्च 1950 दूसरा सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ए 1950 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1962 ईस्वी और डी 1972 ईस्वी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। बी सही है। आगे चलिए। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 1953 में इसका गठन किया गया था। एक प्रश्न तो यह भी बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई या गठन कब किया गया? तो 53 में किया गया, 1953 में। उसके अध्यक्ष कौन थे वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है ये, वल्लभ भाई पटेल, दूसरा न्यायमूर्ति फजल अली, सी KM पडिक्कर और डी कहता है हृदयनाथ कुंजरू। तो सही बताएं, सही उत्तर क्या है? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन जो आयोग था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति फजल अली। बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है? ए उड़ीसा, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश भारत का वह पहला राज्य था जिसका गठन भारत भाषा के आधार पर किया गया था। आंध्र प्रदेश
सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है वो बताना है आपको। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है ए पंचायती राज व्यवस्था से, बी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, सी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, और डी आरक्षण की व्यवस्था से। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ ये बताना है आपको। ए कहता है नागौर राजस्थान से, बी कहता है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से, सी कहता है सीतामढ़ी बिहार से, और डी कहता है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वह किया गया था राजस्थान के नागौर से, है ना। ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया जिसको कहा गया, और डी है के वी के सुंदरम। तो बताएं आप पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो सुकुमार सेन, बी ऑप्शन सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है वो बताना है। ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे चलें। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष थे कौन थे वो बताना है। यानी पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 1951 ईस्वी में किया गया। इसके चेयरमैन कौन थे वो बताना है। ए कहता है केसी नियोगी, बी कहता है ए के चंदा, सी कहता है बी एन रेड्डी, और डी कहता है पीवी राजमन्नार। तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए थे 1951 ईस्वी में, के सी नियोगी। ए ऑप्शन सही है। देखिए प्रैक्टिस सेट जो पिछला हमने बना रखा है उसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे। रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस सेट, भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट, जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट सब उपलब्ध हैं, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। वहाँ पर क्लिक करके आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को और अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया है। ए संघ को, बी राज्य को, सी संघ एवं राज्य दोनों को, और डी उच्चतम न्यायालय को। तो बताइए। देखिए जो अवशिष्ट अधिकार है वह संघ को प्राप्त है ना। ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, पहला सही है। आगे चलिए। पंचायतों के चुनाव के लिए निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी चुनाव आयोग, और डी ग्राम पंचायत। बताएं। तो पंचायतों के चुनाव के लिए निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। सरकारिया आयोग का संबंध है, बहुत चर्चित आयोग था सरकारिया आयोग। इसका संबंध किससे है वह बताना है आपको। ए केंद्र राज्य संबंधों से, बी नदी पानी बंटवारे से, सी सूचना के अधिकार से, और डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो सरकारी आयोग का संबंध जो है किससे वो बताइए। केंद्र राज्य संबंधों से, है ना। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंधों से है। ए ऑप्शन सही है। अब इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न और श्रृंखला का भी अंतिम प्रश्न। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया। ए मार्च 2005, बी जून 2006, सी जून 2005, और डी कहता है जुलाई 2006। अच्छा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। सही उत्तर क्या होगा वो बताएं। जी संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 को पारित किया गया, है ना।
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में, इस श्रृंखला में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।